हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू डेरिवेशन कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के कारण लास्ट टाइम भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। एक बार एक्सियल लाइन पे फाइंड किया था, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड किया था। अब ये केस है कि अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि जो पॉइंट हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं ना तो वो एक्सियल पे हो ना वो इक्वेटोरियल पे हो, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं। पर ये डेरिवेशन करने के लिए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हमने लास्ट टाइम दो डेरिवेशंस की हैं वो हमें आनी चाहिए। कम से कम उनके रिज़ल्ट्स हमें पता होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से कर रखे हैं तो मैंने पहले से लिख के रख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे हमने डेवलप किया था, शॉर्ट डाइपोल के आंसर लिखे हैं, क्योंकि ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ जो एक्सप्रेशन एनी पॉइंट वाली, वो भी शॉर्ट डाइपोल के कारण ही करूँगा। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वो था 2p/4πε0 r की क्यूब। अगर वो डायरेक्शन याद हो तो वो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी। मतलब अगर हम ये डाइपोल रख लें, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये सारी लाइन एक्सियल लाइन होती है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, ठीक है, और ये पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो इतनी होगी और इन द डायरेक्शन ऑफ पी होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ पी मतलब अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, पी की डायरेक्शन इस तरफ होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। इक्वेटोरियल की अगर बात करें हम, इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी p/4πε0 r की क्यूब। यहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे हाफ होती है, हम ये कह सकते हैं एक्सियल के कंपैरिजन में। अगर डायरेक्शन याद हो तो अपोजिट टू पी थी, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है डाइपोल के अकॉर्डिंग। अगर हम देखेंगे जैसे कि ये डायग्राम बनी हुई है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ये वाली इक्वेटोरियल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाला डिस्टेंस आर है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करनी है तो वो इतनी होगी और डायरेक्शन वाइज पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस डाइपोल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस तरफ होगी। ठीक है, जबकि डायरेक्शन पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा वो पी से उल्टी डायरेक्शन में बचेगा। ठीक है, ये आंसर हमें पता होने चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो मैंने ये आंसर पहले से लिख के रख लिए ताकि हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक डाइपोल है। डायग्राम समझने में ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम जिसको समझ आ गई उसकी डेरिवेशन जो कंप्लीट हो जाएगी। ये डाइपोल है हमारे पास, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये वाला डाइपोल का सेंटर है ओ। ये अगर सेंटर ओ है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, सब हमने पता है कि टोटल डिस्टेंस हम 2a मानते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस a होगा और ये वाला डिस्टेंस भी a होगा। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे फाइंड करेंगे, वो तो हमें पता है कि ये पॉइंट कौन सी लाइन पे है, एक्सियल, वो तो हमने कर रखी है डेरिवेशन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो भी डेरिवेशन हमने कर रखी है, क्योंकि ये पॉइंट किस लाइन पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। पर हम ना यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं ना यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। कोई एंड पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है हमें, तो ये पॉइंट पे ना तो हम एक्सियल का रिजल्ट लगा सकते हैं ना हम इक्वेटोरियल का रिजल्ट लगा सकते हैं। इसी पॉइंट की डेरिवेशन हम कर रहे हैं। हेडिंग क्या था, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करनी हो। ठीक है, और ये पॉइंट जो हमने लिया है, ये पॉइंट हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे ले रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट भी हमने लिए हैं आर डिस्टेंस पे लिए हैं। अगर यहाँ लिया होता तो भी आर पे लिया था, ये भी आर पे लिया था सेंटर से। ठीक है, ये डिस्टेंस हम आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट को लेट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट हम लेट कर रहे हैं, लेट अस सपोज जो ये पी की डायरेक्शन है, उस पी की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे लेट कर रहे हैं। ये एक वेरिएबल है जो हम इंसर्ट करेंगे अपने रिजल्ट में, थीटा। हम जब भी हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोलेंगे एनी पॉइंट, तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ उनसे यही होगा कि वो कितने एंगल पे फाइंड करना चाहते हैं,
पी के साथ कितने एंगल पे, ठीक है। जैसे कि ये रिज़ल्ट की खासियत ये भी होगी कि इससे हम एक्सियल इक्वेटोरियल का रिजल्ट भी बना सकते हैं। जैसे कोई कहेगा कि एक्सियल लाइन पे ही फाइंड करनी है, अगर एक्सियल पे फाइंड करनी है तो वैसे तो हमें आंसर याद है, बट अगर इससे बनाना होगा तो इससे ही बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इक्वेटोरियल पे फाइंड करना होगा तो हम एन पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब ये रिजल्ट की खासियत ये है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल पे भी लग जाएगा और एनी पॉइंट पे भी, किसी और फर्दर पॉइंट पे भी लग सकता है। तो जिस भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना है, +1 रख लिया, ठीक है। पी की डायरेक्शन अगर याद हो, पी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पी की डायरेक्शन इस तरफ है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है, हम पी के कंपोनेंट्स करेंगे। पी के अगर हम पी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करें, इस डायरेक्शन में पी का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो मुझे लगता है कंपोनेंट लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने। पी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट और होगा, वो कौन सा होगा, पी साइन थीटा। वो किस तरफ होगा, वो हमने बताया था कि कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट्स में 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर। पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये लाइन पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन पे हमारा दूसरा कंपोनेंट होगा, उसका नाम क्या होगा, पी साइन थीटा। नीचे की तरफ क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि पी जिसके कंपोनेंट्स कर रहे हैं वो इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि दो कंपोनेंट्स आपको समझ आए होंगे, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा थीटा एंगल की तरफ हो गया, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर पी साइन थीटा हो गया। अब अगर हम बात करें ये एन पॉइंट जो है वो पी की किस लाइन पे आ रहा है, ध्यान से वर्ड्स को सुनना, पी की किस लाइन पे आ रहा है, तो हम कहेंगे ये पी की किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा, क्योंकि पी की ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, एक्सियल। ये वाली लाइन कौन सी है, इक्वेटोरियल। पी के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं, पी की ये वाली लाइन एक्सियल है और ये वाली लाइन इक्वेटोरियल है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट पी की तो किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा, बट ध्यान से सुनो, मैं कहूँगा ये पॉइंट पी कॉस थीटा की किस लाइन पे आ रहा है, पी कॉस थीटा की किस लाइन पे आ रहा है, तो हम कहेंगे पी कॉस थीटा तो इस तरफ जा रहा है, तो एन पॉइंट भी इसी लाइन पे ही आएगा। तो जिस तरफ पी जा रहा होता है, अगर डायग्राम पिछले दिखाऊं आपको, जिस तरफ पी जा रहा होता है अगर उसी डायरेक्शन में उसी लाइन पे पॉइंट हो तो वो कौन सी लाइन होती है, एक्सियल लाइन होती है। तो हम कह सकते हैं कि पी कॉस थीटा इस तरफ जा रहा है, तो एन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड कर सकते हैं वो पी कॉस थीटा की कौन सी लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे है। ये वर्ड्स अगर नहीं समझ आए तो रिपीट करके दोबारा सुनना। पी कॉस थीटा की ये एक्सियल लाइन पे है, क्योंकि इसी लाइन पे ये पॉइंट है। अगर एक्सियल का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो तो वो हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है 2p/4πε0 r³, ठीक है। बट अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि एन पॉइंट जो है वो पी की तो किसी लाइन पे, जब पी कॉस थीटा की लाइन पे था तो मैं बोलूँगा कि पी मत लिखो यहाँ पे क्या लिखो, पी कॉस थीटा लिखो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे P क्यों था, क्योंकि वो P की लाइन पे था, बट अब वो P की लाइन पे नहीं है, वो किसकी लाइन पे है, P कॉस थीटा की लाइन पे है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, P कॉस थीटा। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो किस डायरेक्शन में आता था, इन द डायरेक्शन ऑफ P, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ P, नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ P कॉस थीटा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, the point N is on axial line of P cos theta, axial line of P cos theta, so मैंने ये आंसर यूज कर लिया,
ठीक है, ये वर्ड्स कई बार समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी कईयों को प्रॉब्लम, तुम में से भी हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं कहूँगा एक बार रिपीट करके सुन ले, क्योंकि ये समझ आ गया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बने बनाए रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ इस पर। अब अगली चीज़, अगर इतनी समझ आ गई तो दोबारा सुनना। अगर P इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पे हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखा देते हैं, तो हमने क्या बोला कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ P cos थीटा। अब P cos थीटा तो इस तरफ जा रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इसी तरफ ही होगा। ठीक है, उसको मैं एक्सियल बार लिखना, इसको E1 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको E1 मान लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड P की ये वाली P इस तरफ जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। जो जे ही वर्ड्स यहाँ पे देखो, जे जो एंड पॉइंट है, इस डायग्राम को थोड़ा सा इस हिसाब से देखो, ये जो एंड पॉइंट है वो P की तो किसी लाइन पे नहीं है, बट P साइन थीटा की अगर तुम देखो, ये P साइन थीटा है, इस तरफ जा रहा है P साइन थीटा, और एंड पॉइंट वाली जो लाइन है हमें साफ दिख रहा है कि वो उसके परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है फिर तो ये P साइन थीटा की ये कौन सी लाइन हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन होगी तो हम इक्वेटोरियल का रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट N इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P साइन थीटा। एंड पॉइंट जो है वो P साइन थीटा की एक्सियल लाइन पे है, तो एंड पॉइंट जो है P साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम था वो कितना था, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दी क्यूब। पर हम बोलेंगे ये आंसर तो तब था जब वो P के परपेंडिकुलर था, बट वो P के परपेंडिकुलर नहीं है, अब P साइन थीटा के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे P साइन थीटा कर देंगे। वो किस डायरेक्शन में होता था, ऑपोजिट टू P, तो यहाँ लिखेंगे कि ऑपोजिट टू P साइन थीटा हो। ठीक है, अगर वो उसकी डायग्राम में डायरेक्शन दिखाएंगे तो अगर P साइन थीटा अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है, तो एंड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो इसके ऑपोजिट। ठीक है, ये मान लो कि निब की साइड वो जा रहा है P साइन थीटा, तो P अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके जस्ट ऑपोजिट आएगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 मान लेंगे। ठीक है, अगर ये वर्ड्स नहीं समझ आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको रिमाइंड कर लेना एक बार। ठीक है, और दोबारा देख लेना, पीछे आ जाना एक बार वीडियो में। ये दो अब बस डेरिवेशन खत्म है। अगर आप देखोगे एंड पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, 2 E1 और E2। ठीक है, उनमें कितने डिग्री का एंगल है अगर आप देखोगे तो वो एंगल है 90 डिग्री। तो अगर हमने वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम वेक्टर रूल्स लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट N इज, कितनी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें रिजल्टेंट का फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा का रूट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, ए कौन है, E1 जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए हैं, बी कौन है, E2। ठीक है, +2 E1 E2, दोनों में हमने एंगल कितने का देखा है, 90 का। अगर किसी को पता हो cos 90 कितना होता है, cos 90 हमारे पास कितना होता है, 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कितनी रह जाएगी, E1² + E2 का स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी। हम बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ फिल करेंगे। E1 की कितनी वैल्यू थी, E1 की अगर वैल्यू याद हो तो 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब होल स्क्वायर। E2 कितना था, P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होल स्क्वायर और अंडर रूट।
तो अब ई नेट कितना होगा, देखिए इसको हम स्केयर खोलने के बजाय हम इसमें कॉमन चीज़ेस जो देखेंगे वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें, इसके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके पास भी है, तो अब हम बोल सकते हैं उसको कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। उसका स्केयर है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो जस्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा बाहर। चीज़ समझ आ गई। 4 पाई, मैंने स्केयर नहीं खोल रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके पास भी है, इसके पास भी है, स्केयर है, कॉमन निकालो, फिर उस कॉमन को अंडर रूट से बाहर निकालो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्केयर ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे तुम देखो 4 पी का स्केयर तो पी रह जाएगा जब बाहर आएगा, जब ये आर क्यूब का स्केयर तो आर क्यूब ही रह जाएगा जब बाहर आएगा। तो अंदर कौन कौन बचा, एक तो 2 बचा, 2 का स्केयर 4, एक कॉस स्केयर थीटा, ऐसे इधर देखेंगे तो साइन स्केयर थीटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो क्या आइडेंटिटी बन सकती है, वो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज़ द रिजल्ट, ठीक है। बस समझने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैं पहले बोल दिया था कि समझने वाली चीज़ जो डायग्राम जिसको समझ आ गई कि हम ये कैसे लिख रहे हैं कि पी कॉस थीटा की एक्सियल है पी, अगर इतनी चीज़ समझ आ गई तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगी, हमें पता है E1 और E2 के इन बिटवीन कहीं भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ठीक है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आएगी, अब हम ये तो बोल नहीं सकते कि 45 का एंगल बनेगा बीच में, क्योंकि हमें पता है E1 E2 इक्वल नहीं है, E1 जबकि ज़्यादा है हमें पता है, ठीक है। E1 E2 में कुछ भी हो सकता है, मतलब हम ये कह सकते हैं, तो हम इन बिटवीन 45 का एंगल तो नहीं ले सकते। अगर हम ये एंगल चेक करना चाहते हैं कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल हम फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम बिट्टा मान लेते हैं, बिट्टा, तो ये क्या हम बिट्टा एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो हम ये एंगल फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको वेक्टर का टैन बिट्टा का फार्मूला पता है तो वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। टैन बिट्टा अपने पास, टैन किसके इक्वल होता है, अगर हमें पता हो, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर वो डायग्राम मैं थोड़ी यहाँ बनाऊँ, अगर हम देखेंगे E1 इस तरफ जा रहा है, E2 इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ई नेट ले रहा हूँ बीच में, और ये वाला एंगल हम कितना ले रहे हैं, बिट्टा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें हम, अगर ये बिट्टा है और ये कितना होगा, हमें पता है ये E2 है तो ये भी E2 होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग साइड्स जो पैरेलल होती हैं वो इक्वल होती हैं, अगर ये E2 है तो ये भी E2 होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में देखो आप टैन की वैल्यू निकालो, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, E2, और बेस कौन है, E1, E2/E1। अगर E2 E1 की हम वैल्यू पता है तो हम वो वैल्यू फिल भी कर सकते हैं। E2 की वैल्यू कितनी थी, P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, this P is perpendicular, E1 is P 2P cos theta अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो हम देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टैन बिटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन बाय कॉस किसके इक्वल हो गया, टैन थीटा, एक 1/2 बच गया, ठीक है। ये थीटा कौन है, ये बिटा क्या है, इन चीज़ों में फ़र्क समझ आ रहा है ना। थीटा तो वो एंगल है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, पहले तो ये पॉइंट बताना होगा हमें कि किस लाइन कहाँ पे है, ये थीटा कितना होगा, ठीक है। और बिट्टा तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो
E1 के साथ कितना एंगल बना रही है, क्योंकि हमने ये एंगल E1 के साथ लिया है। तो विद E1 जो अगर कोई हमें पूछे, यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ ई नेट बता रहे हैं, भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट हम बताने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें इतना भी समझ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो डायरेक्शन तो निकल ही जाएगी, क्योंकि टैन परपेंडिकुलर बाय बेस हमने लगाना है। दोबारा देख लो ये डायग्राम, ये E1 इस तरफ जा रहा है, E2 इस तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में कहीं ई नेट आ रहा है, उसका एंगल हम बिट्टा मान रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये E2 है तो ये भी E2 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग पैरेलल साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। तो टैन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस लगाया, इस ट्रायंगल से हमने परपेंडिकुलर E2, बेस हमारा E1, E2 E1 हमने पहले ही निकाल रखे हैं, उनकी वैल्यू फिल कर दी, टैन बिट्टा हाफ ऑफ टैन थीटा के इक्वल आ गया। देखिए इस डेरिवेशन की खासियत देखो आप, अगर कोई पूछता कि पॉइंट एक्सियल लाइन पे है, मैं फटाफट एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता, मतलब पॉइंट यहाँ होने की बजाय यहाँ होता, तो हमने क्या बोला था कि ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाता तो थीटा 0, अब इस रिज़ल्ट की तरफ जो हमारा आंसर आया था उस रिज़ल्ट में चलो, थीटा 0 अगर यहाँ पे फिल कर दें हम, अगर cos 0 किसी को पता हो तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1, तो इस पे अगर हम फिल करें तो कितना हो जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 हो गया ना, 3 क्योंकि जो 1 हो गया, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो 2p/4πε0r³। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये वही आंसर बन गया जो हमने पहले यूज़ किया, 2p, जो हमने 2p/4πε0r³। अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता तो हमने क्या बोला था कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो गया तो cos 90 कितना होता है, अभी बताया 0, ये लिखा पड़ा cos 90 0, cos 90 0, तो ये 1 रह गया, 1 ये तो 0 हो गया, 1 रह गया, 1 का रूट 1, मतलब इतना ही आंसर आ जाएगा p बॉन्ड। तो ये अगर आंसर देखोगे तो ये वही है जो इक्वेटोरियल का आंसर। तो इस फार्मूले की खासियत मैंने पहले बताई कि ये किसी भी एक्सियल का भी रिजल्ट बना सकता है। वैसे ये हमने बनाया ही एक्सियल इक्वेटोरियल से है, तो वो तो बन ही सकते हैं रिजल्ट, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये डेरिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इससे हम एक्सियल इक्वेटोरियल के रिजल्ट्स दोनों बना सकते हैं।